नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ओवरव्यू में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का साइंस का मोस्ट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2027 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। करें कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसके दो मुख्य नियम है। पहला नियम क्या है, तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या है, तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। इसको आपको याद कर लेना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो मुख्य अंतर लिखिए। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में हम लोग को अंतर लिखना है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, यह प्रकाश किरणों के वास्तविक परिच्छेद से बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या है, तो यह प्रकाश किरणों के पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होने से बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह हमेशा सीधा होता है। यानी आप लोग इसको लिख दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह प्रकाश किरणों के वास्तविक परिच्छेदन से बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह हमेशा उल्टा बनता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब जो है यह प्रकाश किरणों के पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह हमेशा सीधा होता है। इसको आपको याद कर लेना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। करें कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दो अंतर स्पष्ट करिए। चलिए, तो अवतल दर्पण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वह अंदर की ओर धंसा होता है। यह पहला अंतर हो गया। यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। अब उत्तल दर्पण देखिए कि इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। यह सदैव सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है ना, यह इसका जो पृष्ठ है ना वो अंदर की ओर धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का जो पृष्ठ है वो उभरा रहता है। जबकि दूसरा अंतर है कि यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण यह सदैव सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न कि अवतल दर्पण के दो मुख्य गुण यानी मुख्य उपयोग लिखने हैं। तो अवतल दर्पण का जो दो मुख्य उपयोग है, पहला है कि दाढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि यह चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यानी दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक और गले के आंतरिक जांच के लिए प्रकाश केंद्रित करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसको भी आपको याद कर लेना है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। करें कि अवतल दर्पण को वाहनों में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में क्यों उपयोग किया करते हैं। तो अवतल दर्पण को वाहनों में पक्ष दृश्य देखने के लिए यानी पक्ष दृश्य के रूप में क्यों उपयोग करते हैं। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। तो उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत चौड़ा होता है, जिससे चालक को पीछे का एक बहुत बड़ा सड़क क्षेत्र साफ दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण को वाहनों में पक्ष मिरर यानी साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। आप लोग याद कर लेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं कि जिस रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कारण है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसीलिए दोनों पक्षों के द्रव्यमान को समान रखने के लिए समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य है। इसको आपको याद कर लेंगे, 2 नंबर में हमेशा आता है। इस बार भी जरूर पूछा जाएगा कि संतुलित समीकरण क्या है।
और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, कारण जरूर बताना है आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है यानी CO2 गैस बनाता है, यह हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। जबकि वियोजन अभिक्रिया जो है इसके उल्टा होता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, CaCO3 एक अभिकारक है जो टूटकर CaO+CO2 में बन रहा है, यानी इसका उल्टा हो रहा है संयोजन अभिक्रिया का। इसको आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दे। चलिए उत्तर समझ लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह श्वसन में होता है, इसको आपको याद कर लेना है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपको इसको भी याद कर लेना है। यानी ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा इसके साथ निकलता है यानी इसमें ऊर्जा निकलता है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी सोख लेता है, यही होता है दोनों। इसको आपको याद कर लेंगे। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। संक्षारण क्या है, इसे रोकने का 2 उपाय लिखें। चलिए, जब कोई वस्तु या जब कोई धातु वायु, नमी या जल या अम्ल के संपर्क में आता है तो उसकी ऊपरी सतह पर जो उसकी ऊपरी सतह है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। इसके रोकने के उपाय क्या है, तो इसके रोकने के जो उपाय हैं, पहला है धातु की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर, दूसरा है यशद लेपन अर्थात जस्ते की परत चढ़ाना। ये सब है आपका संक्षारण के रोकने का उपाय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10वां प्रश्न। कह रहा कि पोषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। देखिए पोषण क्या है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा सभी जीव भोजन ग्रहण करके शरीर का वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे पोषण कहते हैं। यह मुख्य 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपोषण हरे पौधे में होता है और विषम पोषण जो कि जंतु और मनुष्य में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10 क्वेश्चन समझ गए होंगे साइंस का। आपको इसको याद कर लेना है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।